क्या होता है जब आपके अपने ही, आपके परिवार वाले ही, आपको बर्बाद करने के लिए हंसते हुए जहर का प्याला थमा दें। अवनी को लगा था कि आज की रात एक आम जश्न होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मंजली चाची ने उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों को खत्म करने का जाल बिछा दिया है। लेकिन वो भूल गए थे कि वो एक कमज़ोर लड़की से नहीं, एक ड्रैगन की मालकिन से टकरा रहे हैं। अब आगे एक नया मुकाम और नई उम्मीदें। गुरु कश्यप का रुतबा बेहद ऊंचा था। वंश के बुजुर्गों की सहमति से अवनी चौहान ने विशेष रूप से गुरु कश्यप के लिए एक आंगन अलग रखवाया, जिसका नाम नीलांबर कक्ष रखा गया। उसने खाली कमरे में 3 घंटे तक काम किया और अग्निश्रृंग गैंडे के 20 सींगों को घिसकर 2 मीटर लंबे, 2 उंगलियों जितने चौड़े और नुकीले किनारों वाले हड्डी के भालों में बदल दिया। अग्निश्रृंग गैंडा पहले स्तर का एक मध्यम श्रेणी का मायावी जीव है, जो उस नीलमहिम सर्प से एक स्तर ऊपर है जिसे अवनी चौहान ने पहले सोखा था। संयोग से अवनी चौहान चौथे स्तर की फ्रेंजी क्यूई के चरम पर थी और गैंडे के सींगों से बची हुई फ्रेंजी क्यूई को सोखने के बाद वह सफलतापूर्वक अगले स्तर पर पहुंच गई। 5वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई। अवनी चौहान खुशी से झूम उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर लौटने के पहले ही दिन मेरी ताकत एक और स्तर बढ़ जाएगी। क्या शानदार शुरुआत है। 5वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। एक बार जब वह इस स्तर तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि वह शिवांश सूर्यवंशी से औषधि निर्माण सीखना शुरू कर सकती है। उस शैतान का लंबे समय से मुझे औषधि निर्माण सिखाने का इरादा था। अगर मैं इसे सीख लूं तो मेरे पास पैसे कमाने का एक और तरीका होगा। अस्त्र निर्माण के मूल सिद्धांतों को समझना बहुत मुश्किल है। गुरु कश्यप के अनुसार उसे इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले कम से कम 6 महीने और सहायिका के रूप में काम करना होगा। लेकिन औषधि निर्माण की बात अलग है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास लकड़ी और अग्नि दोनों तत्वों के गुण हो, वह इसमें हाथ आजमा सकता है। तारांकन पैसों से वह अपनी मां और छोटे भाई के संघर्षपूर्ण जीवन को बेहतर बना सकती थी। तारांकन पैसों से वह सामग्री खरीद सकती थी। तारांकन पैसों से उसे अधिक आत्मविश्वास महसूस होता था। गुरु कश्यप, सूरज ढल चुका है, मैं अब वापस जा रही हूँ। मैं कल फिर आऊंगी। अवनी चौहान ने गुरु कश्यप का अभिवादन किया और फिर वापस लौट गई। वह शिवांश सूर्यवंशी को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी। नंदिनी की पसंद और शिवांश का जादू। जब अवनी चौहान मेपल लीफ पवेलियन वापस लौटी तो उसने वहां केवल अपनी मां नंदिनी को देखा। मां, कुंवर सूर्यवंशी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिनी आंगन में कढ़ाई कर रही थी। वे बैंगनी धागे का उपयोग करके एक सफ़ेद रुमाल पर झूमते हुए डैफोडिल के फूल की रूपरेखा बना रही थी। वह 2 घंटे पहले बाहर गए हैं। कह रहे थे कि वे राजधानी में किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। राजधानी से पुराने दोस्त? अवनी चौहान हैरान रह गई। क्या वे युवराज आर्यन हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। नंदिनी ने अपनी कढ़ाई नीचे रखी, अपनी आकर्षक आंखें उठाईं और बोली, ये कुंवर सूर्यवंशी काफी रहस्यमय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दिल साफ है और वे तुम्हारे प्रति बहुत दयालु हैं, प्यारी अवनी। वे दोस्ती करने लायक इंसान हैं। अवनी चौहान थोड़ी हैरान थी। माँ, आप मजाक कर रही हैं? आप इतनी जल्दी उनसे प्रभावित हो गईं? शिवांश सूर्यवंशी के लोगों का दिल जीतने के तरीके सच में कमाल के हैं। माँ और उसकी कुल मुलाकात 1 घंटे से भी कम समय की रही होगी, और फिर भी। नंदिनी के लाल होंठ हल्के से घुमावदार हुए, उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था, और उन्होंने कहा, समर को भी शिवांश सूर्यवंशी बहुत पसंद आया है। वह उनका छात्र बनने और औषधि निर्माण सीखने के लिए बहुत उत्सुक है। मुझे लगता है कि समर के पास कोई हुनर होना अच्छी बात होगी। अवनी चौहान के माथे पर झुंझलाहट की 3 रेखाएं खींच गईं। बिल्कुल, उसने मेरे भाई को भी रिश्वत देकर मिला लिया। नंदिनी ने आगे कहा, मेरी राय में शिवांश सूर्यवंशी वीर प्रताप सिंह से कहीं बेहतर हैं। जब तुम्हारे दादाजी वापस आ जाएंगे तो हम सिंह परिवार के साथ यह शादी तोड़ देंगे। अवनी चौहान ने सिर हिलाया। सगाई तोड़ना अच्छा है। मैं पूरे दिल से सहमत हूँ। नंदिनी ने खुशी से कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें अक्ल आ गई और तुमने आखिरकार वीर प्रताप सिंह के प्यार में पागल होना छोड़ दिया। प्यारी अवनी, तुम्हें कुंवर सूर्यवंशी के साथ थोड़ा और समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। रुकिए, रुकिए, रुकिए। अवनी चौहान ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों से एक्स का निशान बनाया। वीर प्रताप सिंह के साथ मेरी सगाई टूटने का शिवांश सूर्यवंशी से कोई लेना देना नहीं है। माँ, आपको मुझे बाघ के मुंह से निकालकर भेड़िए की मांद में धकेलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी किस्मत के लायक नहीं हूँ। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? मैं साफ देख सकती हूँ कि वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। शादी की बात और वार्षिक प्रतियोगिता। अवनी चौहान पसीने से तरबतर हो गई। आपकी बेटी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और उसके पास प्यार मोहब्बत के लिए समय या इच्छा नहीं है। 2 महीने में वंश की वार्षिक प्रतियोगिता होगी और आपकी बेटी मुख्य वंश का सम्मान बढ़ाने के लिए इसमें भाग लेना चाहती है। उसने बात टालने के लिए एक मनगढ़ंत बहाना बना लिया।
ये सच है, चाहे कोई भी युग हो, बच्चों की शादी को लेकर एक माँ की टोका-टाकी हमेशा उसे एक खौफनाक राक्षस में बदल देती है। क्या तुम वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो? नंदिनी हैरान थीं और उन्होंने अविश्वास से अवनी चौहान को देखा। उनके चेहरे पर खुशी और चिंता का मिला-जुला भाव था। लेकिन तुम्हारी साधना का स्तर? चिंता मत कीजिए, माँ। मुझे पूरा भरोसा है। अवनी चौहान ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपनी थोड़ी सी फ्रेंजी क्यूई को बाहर निकाला। मुसीबत से बचने के लिए उसने हमेशा बाहरी लोगों के सामने अपनी साधना के स्तर को पहले स्तर तक दबाकर रखा था। लेकिन इस पल उसने अपनी माँ के सामने अपनी असली ताकत का खुलासा कर दिया। 5वां स्तर। नंदिनी पूरी तरह से सदमे में थी, उनकी हथेलियों में पसीना आ गया था और वह इतनी उत्तेजित थी कि अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकीं और उनके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। क्या कब? अवनी चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले कुछ महीनों में शाही पागलखाने में। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बहुत बढ़िया है। 4 साल पहले जब उनकी बेटी 10 साल की थी तो वह 100 दिनों के लिए गायब हो गई थी। जब वह लौटी तो उसकी साधना का स्तर बहुत गिर गया था, जिसने उसे एक प्रतिभाशाली इंसान से एक बेकार इंसान में बदल दिया था। मुख्य वंश एक बुरे सपने में डूब गया था। उन 4 सालों का अपमान अकल्पनीय है। नंदिनी लगभग भूल ही चुकी थी कि उन्होंने और उनके दोनों बच्चों ने कितने दुख सहे थे और कितने ताने सुने थे। आधी रात के सन्नाटे में वह अक्सर सपने देखती थीं कि प्रताप चौहान उन्हें प्यारी अवनी की अच्छी तरह से परवरिश न करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। अनगिनत बार वह रोते हुए जागती थीं, उनका तकिया आंसुओं से भीग जाता था। बेटी, तुम्हें पहले अपनी साधना के असली स्तर को छिपाना होगा। अगर दूसरी और तीसरी शाखाओं के साथ साथ 7 छोटी शाखाओं के लोगों को पता चल गया तो वे यकीनन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। शुरुआती खुशी के बाद वह बेहद घबरा गईं। पिता की निशानी, दिव्य यंत्र कंगन। नंदिनी ने उसे कई निर्देश दिए और फिर अपनी गर्दन से एक लाल धागा निकाला जिसके निचले हिस्से में सोने का एक कंगन बंधा हुआ था। यह मेरा सबसे अनमोल खजाना है। तुम्हारे पिता की दी हुई यह इकलौती निशानी है जो मेरे पास है। नंदिनी ने अपने शरीर की गर्माहट लिए हुए उस कंगन को उतारा और उसे अवनी चौहान के हाथ में रखते हुए कहा, इस चीज को दिव्य यंत्र कंगन कहा जाता है। जब तुम मेरे गर्भ में थी तो तुम्हारे पिता ने इसे हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तुम्हारे पिता ने कहा था कि इस कंगन का तुम्हारे साथ एक बहुत गहरा संबंध है और जब तुम बड़ी हो जाओगी और सही समय आएगा तो मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगी। अवनी चौहान ने उस दिव्य यंत्र कंगन को पकड़ा, उसका चेहरा गंभीर था। सोने से मढ़े इस कंगन का आकार एक सांप जैसा है जिसका सिर अपनी ही पूंछ को काट रहा था। सांप का सुनहरा शरीर पतला था और इसकी सतह पर रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए थे जो इसे बेहद उत्तम बना रहे थे। उसने दिव्य कंगन को घूरा, वह उसके रहस्यमयी अक्षरों से मंत्रमुग्ध हो गई। अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे दोहरी चीजें दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि कंगन किसी ड्रैगन की तरह घूम रहा है, उसकी आभा प्रभावशाली थी और उससे असीम शक्ति निकल रही थी जो मानो उसकी पूरी आत्मा को अपने भीतर खींच रही हो। हाँफ। अवनी चौहान सदमे में थी और जोर जोर से हाँफ रही थी। वह इस बात से अनजान थी कि इस समय उसकी सुनहरी आंखों के बीच एक भंवर पैदा हो गया था जो उस दिव्य यंत्र कंगन का विरोध कर रहा था। उसकी सुनहरी आंखों से एक स्पष्ट और बहती हुई शक्ति निकली और उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। उसकी आत्मा के खींचने का एहसास पल भर में गायब हो गया। अवनी चौहान ने जोर से अपना सिर हिलाया और तुरंत उसके होश वापस आ गए। दोबारा देखने पर वह कंगन अभी भी वैसा ही कंगन था, एकदम स्थिर। अजीब है। कंगन को अपने हाथ में पकड़े हुए अवनी चौहान ने शाम की मध्यम रोशनी में इसे ध्यान से देखा, इसे बार बार पलट कर देखा। क्या वह सब सिर्फ एक भ्रम था? क्या हुआ, प्यारी अवनी? अवनी चौहान को अजीब व्यवहार करते देख नंदिनी पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। माँ, क्या आपने अभी इस सांप को हिलते हुए देखा? माँ की शंका और अवनी का भ्रम। हिला? ये कैसे संभव है? नंदिनी शंका से भर गईं। मैंने दशकों तक इस कंगन को अपने शरीर से लगाकर रखा है और यह हमेशा से एक बेजान वस्तु ही रहा है। ये भला कैसे हिल सकता है? ओह, तो शायद मुझे कोई भ्रम हुआ होगा, अवनी चौहान ने जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी शंकाएं थीं। आखिरकार वह मतिभ्रम सच में बहुत वास्तविक लग रहा था। प्यारी अवनी, आज चिता वाले स्थान पर इतना हंगामा करने के बाद तुम यकीनन थक गई होगी। काफी देर हो चुकी है, अपने कमरे में जाओ और जल्दी आराम करो। नंदिनी ने दिल में दर्द लिए अपनी बेटी की ओर देखा। ठीक है माँ, आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए। अवनी चौहान विदा लेने के लिए उठी और अपने कमरे में लौट गई। मेपल लीफ पवेलियन बहुत बड़ा था। उसका शयनकक्ष दाहिने आंगन में था जबकि नंदिनी का शयनकक्ष बाएं आंगन में था। वे एक दूसरे के करीब नहीं थे और उनके बीच पैदल चलकर जाने में कम से कम 20 मिनट लगते थे। कंगन का परीक्षण और ऊर्जा का टकराव।
अपने कमरे में लौटने के बाद अवनी चौहान ने सोने में जल्दबाजी नहीं की और न ही उसने हमेशा की तरह पंचतत्व दानव भक्षण विद्या की साधना की या अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। इसके बजाय वह मुलायम सोफे पर लेट गई और टकटकी लगाए उस दिव्य यंत्र कंगन को घूरती रही। जरूर इसमें कोई राज छिपा है। उसकी अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक होती थी, ये यकीनन कोई साधारण कंगन नहीं है, किसी मामूली आभूषण की तो बात ही छोड़ दें। कई दिनों तक गुरु कश्यप के साथ रहने के बाद वह जान गई थी कि इस दुनिया में आध्यात्मिक अस्त्र जैसी कोई चीज होती है। इस दिव्य कंगन का इतना गहरा आध्यात्मिक संबंध है, क्या ये कोई पौराणिक जादुई अस्त्र हो सकता है? चलो पहले इसमें थोड़ी सी फ्रेंसी क्यूई प्रवाहित करके आजमाते हैं। अवनी चौहान ने लकड़ी तत्व की फ्रेंसी क्यूई की एक छोटी सी किरण को कंगन में प्रवाहित करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से सतह को छूने से पहले ही वह वापस उछल कर आ गई। ये लकड़ी तत्व का नहीं है। दूसरे प्रकारों को आजमाते हैं। अवनी चौहान के पास सभी तत्वों में प्रतिभा थी और उसने उन्हें एक एक करके आजमाया। अग्नि की फ्रेंसी क्यूई, जल की फ्रेंसी क्यूई, पृथ्वी की फ्रेंसी क्यूई, बिजली वज्र की फ्रेंसी क्यूई, बर्फ की ऊर्जा और पवन की ऊर्जा। बिना किसी अपवाद के दिव्य यंत्र कंगन ने उन सभी को पीछे धकेल दिया। अवनी चौहान ने गहरी त्योरियां चढ़ाईं। वह अब आलस से लेटी हुई नहीं थी, बल्कि सीधी बैठ गई। क्या ये लगभग विलुप्त हो चुका स्वर्ण धातु तत्व हो सकता है? परम स्वर्ण ऊर्जा का दांव। वह एक पल के लिए झिझकी। पहले स्तर की फ्रेंसी क्यूई से 5वें स्तर तक हर प्रगति उसके लिए बेहद मुश्किल थी। उसकी रीढ़ में फिर से उत्पन्न होने वाली स्वर्ण दिव्य मज्जा की मात्रा भी बेहद सीमित थी। उसके शरीर के भीतर मौजूद स्वर्ण फ्रेंसी क्यूई की ऊर्जा तो और भी कीमती थी, जो केवल उंगली की मोटाई जितनी एक छोटी सी किरण थी। क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या होगा अगर यह काम न करे? क्या ये बर्बाद नहीं हो जाएगी? उसका दिल टूट जाएगा। 10 मिनट तक ध्यान से सोचने के बाद इस्तेमाल करो। चूंकि ये दिव्य कंगन मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ा है और मेरा इसके साथ गहरा संबंध है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह स्वर्ण धातु तत्व का एक आध्यात्मिक अस्त्र है। मेरे पिता एक प्रतिभाशाली इंसान थे और उन्हें शुरुआत से ही मेरे शरीर में मौजूद परम स्वर्ण प्रतिभा के बारे में पता रहा होगा, इसीलिए उन्होंने इसे मां को सौंपा था। ये केवल थोड़ी सी स्वर्ण फ्रेंसी क्यूई ही तो है ना? भले ही यह बर्बाद हो जाए, वह इसे फिर से इकट्ठा कर सकती है। सबसे बुरी स्थिति में वह फिर से शुरुआत कर सकती है। फैसला हो चुका था। अवनी चौहान एक गंभीर भाव के साथ पालथी मारकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े थे और दिव्य यंत्र कंगन उसकी हथेलियों में रखा था। उसकी लंबी पलकें पंखों की तरह थोड़ी फड़फड़ाईं और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। पहला नाड़ी बिंदु, दूसरा नाड़ी बिंदु, तीसरा नाड़ी बिंदु, चौथा नाड़ी बिंदु, 5वां नाड़ी बिंदु। वह ऊर्जा 5वें नाड़ी बिंदु तक प्रवाहित हुई। अवनी चौहान ने अपनी दिव्य मज्जा की गहराई में छिपी उस उंगली जितनी मोटी स्वर्ण फ्रेंसी क्यूई को नियंत्रित किया और उसे पूरी तरह से दिव्य यंत्र कंगन में डाल दिया। ऐसा नहीं था कि उसने अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, लेकिन अगर वह इसका पूरा इस्तेमाल भी कर लेती, तो भी यह उस लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी और बिजली वज्र की फ्रेंसी क्यूई से 1/3 कम ही होता जो उसने पहले दिव्य यंत्र कंगन में प्रवाहित की थी। जाग जाओ मेरे लिए। अवनी चौहान ने अपना सब कुछ लगा दिया और एक हल्की सी आह भरी। कंगन का जागृत होना। जैसे ही वह स्वर्ण ऊर्जा कंगन में गई, दिव्य कंगन कांप उठा। उसका पूरा शरीर बेहद उच्च आवृत्ति के साथ कांपने लगा, जैसे कि सिकाडा झींगुर के पंख फड़फड़ा रहे हों। सुनहरे सांप के शरीर पर मौजूद रहस्यमय अक्षर एक एक करके रोशन होने लगे, जो फीनिक्स की पुकार और शेरों की दहाड़ की तरह उठ और गिर रहे थे, और उनसे एक खौफनाक आभा निकल रही थी। पल भर में ही हवा और बिजली उमड़ पड़ी, बाघों की दहाड़ और सारसों की चीखें गूंजने लगी, और यहाँ तक कि उस जगह का वातावरण भी ऐसा लग रहा था मानो वह फटने वाला हो। मैंने सही दांव लगाया था। ये सच में काम कर गया। हा हा हा। अवनी चौहान खुशी से झूम उठी। हालांकि अपनी स्वर्ण फ्रेंसी क्यूई की आखिरी बूंद भी खत्म हो जाने के बाद वह थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन वह बेहद उत्साहित थी। दहाड़, अचानक वह दिव्य कंगन जीवित हो उठा। वह सुनहरा सांप उछला, उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं और चारों ओर एक प्राचीन रक्त रेखा की गहरी आभा छा गई। सुनहरे सांप ने अपना मुंह खोला और उसकी पूंछ उसमें से बाहर निकल आई। वह किसी उड़ते हुए ड्रैगन की तरह बिना रुके इधर उधर भागने लगा और उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो किसी ड्रैगन की गूंज जैसी लग रही थी। अंतरिक्ष कांप उठा और वह आभा एक विस्फोट की तरह फैल गई। सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी मानो स्वर्ग में साक्षात सूर्य चमक रहा हो। अवनी चौहान को एक खौफनाक दबाव महसूस हुआ। उसकी आत्मा इस जीवित दिव्य कंगन द्वारा लगभग कुचली जाने वाली थी और यहाँ तक कि सांस लेना भी दर्दनाक लग रहा था। वह दिव्य सर्प, या यूं कहें कि वह दिव्य ड्रैगन, एक अनंत और उजाड़ नज़र से अवनी चौहान को नीचे देख रहा था। तुम्हारे पास धातु स्वर्ण का शुद्ध सार है, क्या तुमने मुझे जगाया है? अवनी चौहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्रैगन बोला, तो ये बात है। ये दिव्य कंगन कोई जादुई अस्त्र नहीं, बल्कि एक सोया हुआ प्राचीन जीव है। हाँ,
उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी और खुद की ही नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में लालसा, विस्मय, आश्चर्य और परमानंद भरा हुआ था। 21वीं सदी में ड्रैगन केवल पौराणिक जीव थे। हालांकि ड्रैगन देखे जाने की कई लोक कथाएं प्रचलित थीं, लेकिन ज़्यादातर निराधार थीं और उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब एक जीता जागता, सांस लेता ड्रैगन उसके ठीक सामने था। हालांकि इसका शरीर छोटा था, लेकिन इसकी उपस्थिति खौफनाक थी। दिव्य ड्रैगन एक सुनहरी किरण में बदल गया और उसने अवनी चौहान पर हमला कर दिया। उसकी कलाई में एक तेज दर्द उठा। जब अवनी चौहान को समझ आया कि क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि दिव्य ड्रैगन ने पहले ही उसकी कलाई पर काट लिया था और उसका खून चूस रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? अवनी चौहान के चेहरे के भाव बदल गए। उस जोड़ से एक बेहद तीव्र सुनहरी रोशनी निकली और उसे केंद्र में रखते हुए जमीन से एक प्राचीन 6 कोनों वाला तारा 6 पॉइंटेड स्टार व्यू उभरा, जो एक लुभावनी चमक के साथ झिलमिला रहा था। ग्रेटर दैन, मैं एक द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी आंखें तुम्हारी आंखें हैं, मेरी खोपड़ी तुम्हारा प्याला है, मेरी रीढ़ तुम्हारी लाठी है और मेरी हड्डियां तुम्हारी तलवार हैं, जो अनंत गौरव को धारण करेंगी और तुम्हारी हर पुकार का पालन करेंगी। ग्रेटर दैन, उसके दिमाग में एक पुरानी और प्राचीन आवाज़ गूंज उठी। मेरा नाम शेंजी दिव्य यंत्र है। अवनी चौहान का दिमाग सुन्न था और उसे केवल यही महसूस हो रहा था कि उसने इस दिव्य ड्रैगन के साथ एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। वह आखिरकार समझ गई कि दिव्य ड्रैगन ने खुद आगे बढ़कर उसके साथ एक अनुबंध किया था। सुनहरी रोशनी गायब हो गई और वह भारी दबाव वाली आभा भी छंट गई। दिव्य ड्रैगन फिर से एक छोटे से रूप में बदल गया और स्नेह भरे अंदाज में अवनी चौहान की जैद जैसी सफ़ेद कलाई के चारों ओर लिपट गया और अपनी जीभ लपलपाते हुए फुफकारने लगा। उनकी आंखें मिलीं और दिव्य ड्रैगन की सुनहरी आंखें एक कोमल, भरोसेमंद रोशनी से चमक रही थीं। तुमने मेरे साथ अनुबंध करने के लिए हामी क्यों भरी? अवनी चौहान थोड़ी उत्साहित थी, लेकिन बहुत उलझन में भी थी। क्योंकि तुमने मुझे जगाया है और मेरे दिमाग में एक संदेश बाकी है, किसी ऐसे इंसान का इंतजार करना जिसके पास परम स्वर्ण दिव्य काया हो। किसी के पास परम स्वर्ण दिव्य काया होना क्यों ज़रूरी है? मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा और मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारे शरीर में मौजूद स्वर्ण आभा सच में बहुत पसंद है। अवनी चौहान ने शेंजी के शरीर को ध्यान से घूरा और कहा, तुम अभी एक सांप हो। हाँ। दिव्य ड्रैगन थोड़ा शर्मीला और झिझक रहा था। मुझसे नफरत मत करना, मुझे पता है कि मैं अभी अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। अंततः उसने अपने शरीर को अपनी छोटी मालकिन की कलाई के चारों ओर कसकर लपेट लिया। अनुबंध हो चुका है, अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। मैं यकीनन भविष्य में बहुत सुंदर हो जाऊंगा। अवनी चौहान मन ही मन हंस पड़ी। ये जीव उसके साथ अनुबंध करते समय कितना महान और घमंडी बन रहा था, लेकिन पलक झपकते ही इसकी सारी पोल खुल गई। ड्रैगन का मासूम रूप और ऊर्जा का उपहार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद है। अवनी चौहान ने शेंजी ड्रैगन के छोटे से सिर को थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। ड्रैगन खुशी से झूम उठा, बेहद आनंदित भाव के साथ अपनी छोटी मालकिन की उंगलियों से रगड़ने लगा। उसकी छोटी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। आह, कितना सुखद! इसका वर्तमान स्वभाव किसी बच्चे से अलग नहीं है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये बहुत लंबे समय से निष्क्रिय था। इसका शरीर भी अंडे से निकले नए ड्रैगन की तुलना में बहुत छोटा है। सुंदर मालकिन, अब मैं वह स्वर्ण फ्रेंजी क्यूई वापस करूंगा जिससे आपने मुझे जगाया था। दिव्य ड्रैगन ने अपने शरीर को मोड़ा, अपना मुंह खोला और एक सुनहरी रोशनी उगल दी जो अवनी चौहान की कलाई की नसों के साथ बहते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अवनी चौहान का शरीर कांप उठा। जब सुनहरी आभा उसके शरीर से निकली थी तो वह केवल छोटी उंगली जितनी मोटी और 10 सेंटीमीटर लंबी थी। जब ये लौटी तो ये पहले से ही अंगूठे जितनी मोटी और 20 सेंटीमीटर लंबी थी। सुनहरी आभा भी एक दबंग ड्रैगन की सांस से घिरी हुई थी, जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। दिव्य ड्रैगन द्वारा बढ़ाई गई स्वर्ण फ्रेंजी क्यूई वापस अवनी चौहान के 5वें नाड़ी बिंदु में बह गई और उसकी रीढ़ में बस गई। पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई। स्वर्ण का सार भी थोड़ा बढ़ गया। शेंजी की खुराक। शेंजी, तुम कमाल हो। अवनी चौहान खुशी से झूम उठी। ही, छोटा ड्रैगन शर्माते हुए हंसा। उसका शरीर एक सर्पिल आकार में कुंडलित हो गया। अवनी चौहान बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि अनुबंध बनने के बाद दिव्य ड्रैगन को मजबूत होने के लिए उसके शरीर में स्वर्ण फ्रेंजी क्यूई ऊर्जा को निगलने पर निर्भर रहना होगा। ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। शेंजी, तुम क्या खाना चाहते हो? उसने पूछा। मैं स्वर्ग और पृथ्वी की जंगली ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार को सोख सकता हूँ। छोटे ड्रैगन ने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा और कहा, जब मुझे प्यास लगती है तो मैं मायावी जीवों का कीमती खून पी सकता हूँ, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं मायावी जीवों का कीमती मांस खा सकता हूँ। हालांकि अभी मैं इतने शक्तिशाली मायावी जीवों को खाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, वरना मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा और फट जाऊंगा। हाँ, मैं समझ गई।
अवनी चौहान मुस्कुराए, उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्र की तरह सिकुड़ गईं। छोटे ड्रैगन के गालों पर लाली छा गई। मेरी देखभाल करना बहुत आसान है। मुझे पता है, मुझे पता है। अवनी चौहान ने प्यार से मुस्कुराते हुए छोटे ड्रैगन के सिर को सहलाया। क्या मैं इतनी बेकार हूँ? मैं यकीनन तुम्हें अच्छे से खाना खिलाऊंगी। दिव्य ड्रैगन की सुनहरी आंखों की जोड़ी एक असामान्य रोशनी से चमक उठी। मालकिन लाखों में एक है। ड्रैगन का सिर सबसे महान हिस्सा होता है। ड्रैगन के सींग एक ड्रैगन की शक्ति का स्रोत होते हैं। हालांकि इसके अभी सींग नहीं हैं, फिर भी इसके विकास का बिंदु वर्जित निषिद्ध रहता है। आम लोग तो उनके करीब भी नहीं जा सकते, छूना तो दूर की बात है। ये तथ्य कि शेंजी ड्रैगन ने अवनी चौहान को इसे छूने दिया, उसके लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। बाहर का हंगामा। अवनी चौहान मूल रूप से शेंजी ड्रैगन के साथ अच्छी तरह से बातचीत करना चाहती थी और जीवन के लिए उसके आदर्शों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन इस समय आंगन के बाहर से ढोल नगाड़ों और चीख पुकार की आवाज़ आए, और यह और भी करीब और तेज हो गई। 5वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई में आगे बढ़ने के बाद उसकी 6 इंद्रियां अधिक तीव्र हो गईं और उसकी सुनने की क्षमता में सुधार हुआ। वह 500 मीटर के दायरे में किसी भी हलचल को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। तारांकन, इस तरफ, यही है। तारांकन, बिल्कुल सही। वह सुनहरी रोशनी जिसने अभी पूरे चौहान निवास को रोशन किया था, मेपल लीफ पवेलियन से ही आई थी। तारांकन, मैंने एक ड्रैगन की सांस भी महसूस की। तारांकन, क्या ये ड्रैगन हो सकता है? तारांकन, दूसरे युवा सामंत, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अग्नि साम्राज्य ने 1000 सालों से कोई ड्रैगन नहीं देखा है। एकमात्र ज्वलंत पृथ्वी ड्रैगन अग्नि साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के पास था। संस्थापक सम्राट के निधन के बाद ज्वलंत पृथ्वी ड्रैगन भी चला गया। तारांकन, बिल्कुल नहीं। मुझे जाकर सच का पता लगाना ही होगा। मेपल लीफ पवेलियन में केवल 3 लोग हैं, वह मनहूस नंदिनी, वह नाकारा अवनी चौहान और वह छोटा हरामी समर चौहान। अगर मैं मेपल लीफ पवेलियन को तहस नहस भी कर दूं तो वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? लानत है। अवनी चौहान का चेहरा गुस्से से ठंडा पड़ गया और उसने बाहर जाने के लिए दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए कहा, अनुबंध करने पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया। छोटा ड्रैगन अपराध बोध से भरा हुआ लग रहा था और वह बुदबुदाया, मुझे खेद है मालकिन। मैं अनुबंध करते समय एक अवरोध बनाना भूल गया था, जिसकी वजह से आपके लिए यह मुसीबत खड़ी हो गई। वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। खुशी के मारे बेकाबू होकर उसने अपनी ही मालकिन पर आफत ला खड़ी की थी। डरो मत मालकिन, मैं बाहर खड़े उन दुष्टों को भगाने में आपकी मदद करूंगा। छोटे ड्रैगन ने अपनी जीभ लपलपाते हुए एक गंभीर कसम खाई। नहीं, अगर तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई तो बहुत बुरा होगा। अवनी चौहान चिंतित थी, दुश्मन शेंजी ड्रैगन के पीछे ही तो पड़े थे, उसे बहुत सावधान रहना था। ही मालकिन, आप मुझे काम आंक रही हैं। मैं अदृश्य हो सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दिव्य ड्रैगन का शरीर पारदर्शी होने लगा और अंततः वह गायब हो गया, उसकी आभा पूरी तरह से छिप गई थी। अवनी चौहान हैरान रह गई, ये कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। अवनी चौहान के कंधे से एक आध्यात्मिक संपर्क महसूस हुआ। मालकिन, आपके और मेरे बीच एक आध्यात्मिक संबंध है। जब तक आप एकाग्र रहेंगी, आप मुझे महसूस कर सकती हैं। शेंजी के निर्देशों का पालन करते हुए अवनी चौहान ने अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी बाहों के बीच केंद्रित किया। वाकई, उसने देखा कि एक छोटा पारदर्शी ड्रैगन उसके दाहिने कंधे पर कुंडली मारकर बैठा था। चलो, उन दुष्टों को सबक सिखाते हैं। छोटा ड्रैगन आगे आगे चल रहा था, गलियारों और बगीचों को पार करते हुए वह मेपल लीफ पवेलियन के मुख्य द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। अवनी चौहान भी उसके ठीक पीछे पीछे चल पड़ी। दूसरा युवा सामंत और उसका खूंखार कुत्ता। भौं भौं, दरवाजे के बाहर से कुत्तों के बेचैन और जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अवनी चौहान जानती थी कि ये दूसरे युवा सामंत समर्थ चौहान का पालतू कुत्ता था, जो एक बेहद खूंखार स्नो मास्टिफ बर्फानी कुत्ता था। यादों के अनुसार शरीर के असली मालिक को इस कुत्ते ने पूरे आंगन में दौड़ाया था और उसकी पिंडली काट ली थी, जिससे वह आधे महीने तक लंगड़ाती रही थी। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मुक्कों से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ के साथ समर्थ चौहान की बेचैन और तीखी चीखें गूंज रही थीं जो कानों को चुभ रही थीं। अवनी चौहान ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। उसने आगे बढ़कर एक झटके में दरवाज़ा खोला और बर्फ जैसे ठंडे भाव से वहां खड़ी हो गई। कहते हैं कि रखेलों से पैदा हुए बच्चों में तमीज़ नहीं होती, और आज मैंने ये खुद देख लिया है। दूसरे युवा सामंत, आधी रात को इस तरह दरवाज़ा तोड़ने का आपका क्या इरादा है? समर्थ चौहान ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था, लेकिन उस पर एक नीली काली चमक थी। तुम किसे नाजायज़ बच्चा कह रही हो? मेरे पिता रक्षा मंत्री हैं, जो चौहान परिवार के अगले मुखिया बनने के सबसे मजबूत दावेदार हैं। अवनी चौहान के होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई और उसने उपहास करते हुए कहा, ओह दादाजी, राजगुरु चौहान अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। वे कम से कम 50 साल और जी सकते हैं। तुम्हारी दूसरी शाखा की नज़र अभी से उनके पद पर है। तुम्हारे इरादे कितने घिनौने हैं।
समर्थ चौहान गुस्से से लाल हो गया। ये छोकरी इतनी तेज तर्रार कब से हो गई? उसके शब्दों ने सीधे कमजोर नस पर वार किया था, जिससे वह निशब्द रह गया। बकवास बंद करो। अवनी चौहान, अभी तुम्हारे मेपल लीफ पवेलियन से सुनहरी रोशनी और ड्रैगन की सांस क्यों आ रही थी? क्या तुम ड्रैगन के अंडे छिपा रही हो? उन्हें अभी मेरे हवाले कर दो। समर्थ चौहान बेवकूफ़ नहीं था, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। ड्रैगन का अंडा? अवनी चौहान ने दूसरे युवा सामंत को ऐसे देखा मानो वह कोई बेवकूफ़ हो, और उपहास करते हुए बोली, अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ होती तो मैं अब तक अग्नि साम्राज्य पर राज कर रही होती। भला मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे साथ बकवास क्यों कर रही होती? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अंदर जाओ और तलाशी लो। समर्थ चौहान बेहद दबंग था। उसने हाथ के इशारे से अपने पीछे खड़े दर्जन भर नौकरों को आदेश दिया। किसकी हिम्मत है? अवनी चौहान जोर से चिल्लाए। उसने अपनी बाहें फैलाईं और पूरा दरवाज़ा रोक लिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। बर्फी, इसका पैर काट लो ताकि इस नाकारा को अपनी औकात याद रहे। समर्थ चौहान क्रूरता से मुस्कुराया। भौ भौ भौ। वह स्नो मास्टिफ बर्फानी कुत्ता लगभग एक इंसान की आधी ऊंचाई का था। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बालों से एक राजसी रूप दे रहे थे। उसके नुकीले दांत और खूंखार आंखें थीं। वह सीधे अवनी चौहान को घूर रहा था, मानो वह अभी झपटकर उसे काट लेगा। अवनी चौहान बिल्कुल नहीं डरी और बहुत ही उज्ज्वल मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वाह! अचानक वह स्नो मास्टिफ कांप उठा। उसकी आंखों में खौफ भर गया। उसकी पूंछ नीचे लटक गई और वह वहीं जमीन पर दुबक गया। ऐसा लग रहा था मानो वह अवनी चौहान के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हो। बर्फी, तुम क्या कर रहे हो? इसे काटो। समर्थ चौहान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। वह कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिला, इसके बजाय वह और भी जोर से कांपने लगा, एक गेंद की तरह सिकुड़ गया और उसके गले से किसी रोते हुए बच्चे जैसी एक डरी हुई आवाज़ निकलने लगी। कमीने कुत्ते, मैं हर दिन तुझे तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ, लेकिन जब काम की बारी आई तो तू डरपोक बन गया। समर्थ चौहान गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपना पैर बढ़ाया और स्नो मास्टिफ के पेट पर एक जोरदार लात मारी। स्नो मास्टिफ अपने ही मालिक की लात खाकर पलट गया। वह अपनी पीठ के बल लेटा था, उसके चारों पैर हवा में थे और वह दर्द से कराह रहा था। फिर भी उसने अवनी चौहान पर हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप मार सहता रहा। युवा सामंत चौहान, कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। इस तरह से इसके साथ बुरा बर्ताव करना आपको शोभा नहीं देता। अवनी चौहान ने अपनी बाहें बांधी, दरवाजे की चौखट का सहारा लिया और होठों पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ ये तमाशा देखने लगी। उसने जो नज़ारा देखा वह ऐसा था जिसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता था। उसका छोटा ड्रैगन उस स्नो मास्टिफ के सिर पर बैठा था, फुफकार रहा था और अपनी जीभ लपलपा रहा था। वह खुद पर बहुत खुश लग रहा था। स्नो मास्टिफ ऊपर से आने वाले उस दबाव से बुरी तरह डरा हुआ था। वह छोटे ड्रैगन को नहीं देख सकता था, लेकिन वह एक प्राचीन रक्त रेखा आभा को महसूस कर सकता था, जिसने उसकी आत्मा को बेकाबू होकर कांपने और अनजाने में ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ मजाक उड़ाना बंद करो। समर्थ चौहान अपमानित महसूस कर रहा था और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। कमीने कुत्ते, तू मुसीबत खड़ी करने के अलावा किसी काम का नहीं है। वापस चलकर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा और तेरा मांस पकाकर खाऊंगा। छोटे ड्रैगन की सुनहरी आंखें मद्धम हो गईं। उसने स्नो मास्टिफ के दिमाग में एक मानसिक संकेत भेजा। स्नो मास्टिफ कांप उठा और तुरंत पागल हो गया। वह उछला, अपना खून से सना जबड़ा खोला और अप्रत्याशित रूप से समर्थ चौहान के दाहिने पैर पर काट लिया। उसके 1 इंच लंबे नुकीले दांत मांस में गहराई तक धंस गए। वह हताशा में चीरने और काटने लगा और उसके गले से एक नीची, गुस्से भरी वूश की आवाज़ निकलने लगी। आह! समर्थ चौहान इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्नो मास्टिफ अपने ही मालिक पर हमला कर देगा। उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। वह काटना इतना जोरदार था कि उसने अपनी पिंडली की हड्डी टूटने की कड़क आवाज़ सुनी। जानवर, जंगली जानवर। समर्थ चौहान की आंखें खून से लाल हो गईं और उसकी गर्दन के किनारे की बड़ी नसें फूल गईं। उसकी लोहे जैसी मुट्ठी स्नो मास्टिफ के सिर पर जोर से पड़ी। धड़ाम, 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 जब तक कि उसने स्नो मास्टिफ की खोपड़ी नहीं फोड़ दी और लाल और सफ़ेद मस्तिष्क का गूदा ज़मीन पर नहीं बहने लगा, तब तक वह नहीं रुका। स्नो मास्टिफ के सिर पर पहला वार पड़ने से पहले ही छोटा ड्रैगन तेजी से अवनी चौहान के कंधे पर वापस आ गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह पूरी तरह से अदृश्य रहा। अवनी चौहान के अलावा कोई भी उसकी हरकतों को नहीं देख सका। युवा सामंत चौहान एक कुत्ते को भी ठीक से नहीं पाल सकते, इसलिए उन्हें यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और सबकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। अब वापस जाओ। अवनी चौहान वहां से चली गई और अपने पीछे नौकरों और रक्षकों के उस समूह को छोड़ गई जो पागलों की तरह समर्थ चौहान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका पैर बुरी तरह टूट चुका था। मंझली चाची का नया संकल्प। वाह माँ, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।
समर्थ चौहान का चेहरा दुख से विकृत हो गया था और वह बेकाबू होकर रो रहा था। उसका घायल दाहिना पैर अभी भी फड़क रहा था। हम क्या करें? स्नो मास्टिफ के दांत जहरीले थे और वंश के वैद्य की दवा बिल्कुल बेअसर है। घाव भर नहीं रहा है और खून बहना बंद नहीं हो रहा है। क्या मैं सच में अपाहिज हो जाऊंगा? मुख्य वंश की उस छोकरी ने सच में हद पार कर दी है। मंजली चाची का दिल अपने प्यारे बेटे के आंसू देखकर टूट गया था। समर्थ, चिंता मत करो, मैं अपनी सारी बचत निकाल लूंगी और तुम्हें राजधानी के अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में ले जाकर हड्डियां जोड़ने और जहर निकालने की चमत्कारी औषधि खरीद कर दूंगी। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार। समर्थ चौहान ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। पंचतत्व महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य है। अपने नाम में अनंत ब्रह्मांड का उपयोग करने की हिम्मत करना, क्या यह अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा स्थापित किया गया है? बिल्कुल। मंजली चाची की आंखों में एक गहरी लालसा चमक उठी। उसने कहा, अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार पूरे पंचतत्व महाद्वीप में फैले हुए हैं। ये औषधियों की दुनिया में सर्वोच्च धन और शक्ति का प्रतीक है। अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य से लेकर उसके 5 अधीन राज्यों अग्नि, कांगमू, जिलेई, शुइलान और तुहान तक पूरी दुनिया में इसकी शाखाएं हैं। समर्थ चौहान थोड़ा झिझका और बोला, अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार की औषधियां तो बहुत महंगी होंगी। माँ, क्या हम उन्हें खरीद सकते हैं? पागल बच्चे, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर लो तो चौहान वंश के सभी संसाधन तुम पर केंद्रित हो जाएंगे और मेरे पास भी जीवन भर के लिए एक पक्का सहारा होगा। मंजली चाची ने उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की ओर देखा। उसकी नजरें समर्थ के घायल दाहिने पैर पर टिक गईं। ये चोट हर हाल में ठीक होनी चाहिए। औषधि भंडार में अपमान। सुबह होते ही मंजली चाची अपनी सारी जमा पूंजी लेकर राजधानी की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़क पर स्थित अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार पहुंच गई। क्या आप नहीं बेच रहे हैं? मंजली चाची हक्की बक्की रह गई और उसने सवाल किया, मेरे पास यहाँ पैसे हैं, आप मुझे औषधि क्यों नहीं बेचेंगे? बिना किसी कारण के, यही अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार का नियम है। इस भंडार की कोई भी औषधि या आध्यात्मिक तरल पदार्थ चौहान परिवार को नहीं बेचा जाता है। प्रबंधक दुकानदार ने बिना किसी भाव के ठंडी नजरों से मंजली चाची को घूरा। लेकिन, कोई लेकिन नहीं, महोदया कृपया यहाँ से चली जाए। प्रबंधक ने बाहर जाने का आदेश दे दिया। मंजली चाची ने बेबसी से काउंटर पर रखी हड्डियां जोड़ने वाली चमत्कारी औषधियों को देखा। उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था मानो उसकी जान निकल रही हो। महोदया, अगर आप अभी नहीं गईं तो हमें आपको धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। अंधेरे से रक्षकों की एक कतार बाहर निकल आई। उनमें से हर कोई 9वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई को पार करने वाला एक संत स्तर का उस्ताद था, जिनसे एक खौफनाक आभा निकल रही थी। उनकी एक नज़र ही किसी को भी घुटनों के बल झुकाने के लिए काफ़ी थी। मंजली चाची इतनी डर गई कि वह ठंडे पसीने से भीग गई। उसके पास खुद केवल 6ठे स्तर की फ्रेंजी क्यूई थी, तो भला वह इतने भयानक दबाव का सामना कैसे कर सकती थी? दर्द सहते हुए वह लड़खड़ाती हुई अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार से बाहर निकल गई। असली मालिक और एक विशेष छूट। मंजली चाची के जाने के बाद प्रबंधक मुड़ा और अंदर के कमरे में चला गया। अंदर एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक आदमी आलस से एक लंबी बेंच के सहारे बैठा था। उसके हाथ में एक अंगूर था जिसे उसने उछालकर अपने मुंह में डाला और मज़े से खाने लगा। मालिक, आपने जो भी निर्देश दिए थे मैंने वो सब कर दिया है। बहुत अच्छे। शिवांश सूर्यवंशी की विशेषताएं बेहद उत्तम थीं और एक मुस्कान के साथ वह किसी देवता जैसा सुंदर लग रहा था। तुम्हारा नाम जीबाई है ना? तुम काफ़ी कुशल हो। अफसोस की बात है कि तुम अग्नि साम्राज्य की इस शाखा में काम कर रहे हो। एक बार जब मैं अपना काम खत्म करके फैंगदू लौट आऊंगा तो मैं तुम्हारा तबादला अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के मुख्यालय में कर दूंगा। जीबाई खुशी से झूम उठा और उसने घुटनों के बल बैठकर गहरा सम्मान प्रकट किया। धन्यवाद मालिक, मैं मरते दम तक आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। शिवांश ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार चौहान परिवार के सभी सदस्यों को मना नहीं करता है। अगर तुम 14-15 साल की अवनी चौहान नाम की किसी बेहद खूबसूरत लड़की से मिलो तो उसे 30% की छूट देना, याद रखना नहीं, उसे केवल असली कीमत का 10% यानी 90% की छूट की देना। जीबाई को गहरा सदमा लगा। मालिक, अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के मुख्यालय का एक सख्त नियम है कि आंतरिक कर्मचारी भी औषधियां खरीदते समय अधिकतम 30% की छूट का ही लाभ उठा सकते हैं। आप 30% की छूट पहले से ही काफ़ी डरावनी है, लेकिन ये केवल 10% कीमत 90% छूट देने का क्या मतलब है? कीमती औषधियों को बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री इकट्ठा करने में ही उनकी कीमत का 30 से 40% खर्च हो जाता है। ये केवल बेशर्मी नहीं है, ये तो सरासर लूट है। शिवांश ने अपनी एक भौं उचकाई, लापरवाही से जीबाई की ओर देखा और उसकी आवाज़ में एक जानलेवा खतरा था। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? मैं ही अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार का नियम हूँ।
हाँ हाँ, आप ही नियम हैं। पूरा अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार आपका है, तो जाहिर है कि आप ही नियम हैं। जीबाई की पीठ पर ठंडे पसीने की एक परत छा गई थी और उसके अंदरूनी कपड़े पहले ही भीग चुके थे। ये खौफनाक था। उनके मालिक हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और देखने में बहुत मिलनसार लगते हैं, लेकिन असल में वे बेहद खौफनाक हैं। उसे भविष्य में सावधान रहना होगा। अवनी चौहान नाम की वह लड़की निश्चित रूप से कोई ऐसी इंसान है जिसकी उनके मालिक बहुत परवाह करते हैं। आपका दास आज्ञा का पालन करेगा। कृपया प्रतीक्षा करें, मालिक। शिवांश को जाने के लिए उठते देख जीबाई ने तुरंत और पूरे सम्मान के साथ उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। शाही फरमान और थोपा गया रिश्ता। शिवांश सूर्यवंशी अच्छे मिजाज में नहीं था, खासकर तब जब वह मेपल लीफ पवेलियन लौटा और उसने देखा कि वहां एक शाही फरमान आ चुका था। शाही फरमान के अनुसार चौहान परिवार की सबसे बड़ी बेटी अवनी चौहान को रेशम और जरी के गाउन के 5 जोड़े, नीलम और किंगफिशर नीलकंठ के बालों के कांटों हेयरपिन के 2 जोड़े, लाल मूंगे की बालियों का 1 जोड़ा, चांदी के कंगन का 1 जोड़ा, आपस में गुंथी हुई शाखाओं वाला 1 नीला और सफ़ेद धूपदान और 4 प्रकार के शुभ फलों वाले सूखे मेवों के 2 बक्से भेंट किए जाते हैं। इनाम बांटने के बाद महल के मुख्य शाही दूत ने गंभीरता से घोषणा की, ग्रेटर दैन। शाही फरमान के अनुसार अवनी चौहान अपनी बीमारी से ठीक हो गई है, जिससे मुझे सम्राट को बहुत खुशी हुई है। अवनी चौहान और वीर प्रताप सिंह एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं, मानो स्वर्ग में बनी जोड़ी हों। उन्हें एक दूसरे के प्रति कोई नाराजगी नहीं रखनी चाहिए और आगे कोई और परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। ग्रेटर दैन। अवनी चौहान का चेहरा पीला पड़ गया। मुख्य शाही दूत ने बड़ी नाराजगी से उसकी ओर देखा। अवनी चौहान, तुम शाही फरमान को स्वीकार करके अपना आभार व्यक्त क्यों नहीं कर रही हो? अवनी चौहान की आंख जोर से फड़क उठी। आभार? उसका मन कर रहा था कि वह सम्राट की खोपड़ी खोलकर देखे कि क्या उसमें भूसा भरा है। वीर प्रताप सिंह द्वारा अपनी मंगेतर को जहर देने की अफवाहें पहले ही राजधानी में आग की तरह फैल चुकी थीं। सम्राट का इनसे अनजान होना असंभव था। ये सब जानने के बावजूद वह फिर भी उसे और वीर प्रताप सिंह को साथ लाने की जिद क्यों कर रहा था? अवनी चौहान, क्या तुम शाही फरमान की अवहेलना करने जा रही हो? मुख्य दूत की आवाज़ अचानक कई गुना तेज हो गई। अवनी चौहान ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ते गुस्से को दबाया, झुककर माथा टेका और भारी आवाज में कहा, ये सेविका फरमान स्वीकार करती है। मुख्य दूत ने संतुष्टि में सिर हिलाया। महाराज ये सुनकर बहुत खुश हुए कि गुरु कश्यप ने आपको अपनी सहायिका बना लिया है और आप उन्हें पागलखाने से बाहर भी ले आए हैं। उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और वे आशा करते हैं कि आप सम्राट की इस महान कृपा को निराश नहीं करेंगी। अवनी चौहान ने अपनी आंखों के असली भावों को छिपाते हुए अपना सिर झुका लिया। ये सेविका समझती है। शक्ति का खेल और शिवांश का विश्लेषण। आखिरकार शाही दूत चला गया। एक गर्म और मजबूत हाथ अवनी चौहान के कंधे पर रखा गया, जिसने उसे धीरे से थपथपाया और सांत्वना दी, प्यारी अवनी, गुस्सा या घबराओ मत। अग्नि साम्राज्य के सम्राट बस वीर प्रताप सिंह और राजकुमारी सुहानी एल को एक साथ नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने जानबूझकर तुम्हें वीर प्रताप सिंह के साथ मिलाने की कोशिश की है। अवनी चौहान जानती थी कि यह शिवांश सूर्यवंशी है। केवल उसी में उसकी अशांत भावनाओं को शांत करने की क्षमता थी। राजकुमारी सुहानी एक विधवा है, उसके पति की 1 साल पहले मौत हो गई थी। वीर प्रताप सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रतिभा को देखते हुए वह राजकुमारी सुहानी के लिए एक योग्य वर है, जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है। फिर सम्राट इसमें दखल क्यों दे रहे हैं? वैसे भी अगर वे दोनों एक हो जाते तो उसे इससे ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि तब वह पूरी तरह से आज़ाद हो जाती। शिवांश सूर्यवंशी की तीखी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उसके होठों पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान छा गई। शाही राजनीति शक्ति के संतुलन पर जोर देती है। सिंह परिवार शाही रक्षकों का नेतृत्व करता है, जो राजधानी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और सीधे सम्राट के नियंत्रण में आते हैं। महारानी का एक बेटा और एक बेटी है, सबसे बड़ा राजकुमार एल युवराज और राजकुमारी सुहानी। शिवांश ने आगे समझाया, अगर वीर प्रताप सिंह राजकुमारी सुहानी से शादी कर लेता है तो इसका मतलब युवराज के लिए सिंह परिवार के शाही रक्षकों का समर्थन हासिल करना होगा। अवनी चौहान को अचानक सब समझ आ गया। मैं समझ गई। अगर युवराज बगावत कर दे और सम्राट को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दे और राजधानी की सुरक्षा करने वाले शाही रक्षक सम्राट के आदेशों की अवहेलना करके युवराज के लिए दरवाजे खोल दे तो सम्राट यकीनन हार जाएंगे। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराया और बोला, अग्नि साम्राज्य के तुम्हारे सम्राट बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। अवनी चौहान ने ठंडी सांस ली, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तो सम्राट मुझे सिर्फ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या मेरी निजी इच्छा और मेरी जिंदगी भर की खुशी कोई मायने नहीं रखती? शिवांश सूर्यवंशी ने सिर हिलाया और कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, सम्राट की नज़र में ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। वह अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे निजी हितों की बलि दे रहे हैं। तुम राजगुरु चौहान की पोती हो और तुम्हारा रुतबा बहुत ऊंचा है।
दरबार में राजगुरु चौहान हमेशा से युवराज के गुट के विरोधी रहे हैं, इसलिए निस्संदेह तुम वीर प्रताप सिंह के लिए सबसे उपयुक्त ढाल और जीवनसाथी हो। अवनी चौहान ने अपने होंठ सिकुड़े। शाही सत्ता का ये खेल सच में बहुत घिनौना है। निराशा जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। ठीक है, मैं इसे 10 दिन और बर्दाश्त कर लूंगी। जब दादाजी वापस आएंगे तो वे यकीनन इस घिनौनी राजनीतिक शादी को तोड़ने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। भले ही राजगुरु चौहान इस सगाई को तोड़ने में तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हो, लेकिन मैं तुम्हें वीर प्रताप सिंह से शादी करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। शिवांश की आवाज़ भारी, गहरी और आकर्षण से भरी थी। उन दोनों की नज़रें मिलीं और उनके बीच एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया। अवनी चौहान को लगा जैसे वह किसी घने जाल में फंस गई हो, और उसकी कोमल लेकिन आकर्षक तीखी आंखों से निकलने वाली रोशनी वह धागा थी जिसने ये जाल बुना था। वह नहीं जानती थी कि शिवांश सूर्यवंशी के काम करने के तरीके क्या थे। वह बस इतना जानती थी कि वह रहस्यमय था। उसके पास कई छिपे हुए तुरुप के पत्ते थे। वह भरोसेमंद था। बिन बुलाया मेहमान। लेकिन ठीक उसी समय मेपल लीफ पवेलियन के दरवाजे के बाहर से एक बेवकूफ़ इंसान और एक कर्कश आवाज़ आई। तारानकन, तुमने जिद की कि मैं आकर उसे देखूं। उसमें ऐसा क्या खास है जो मैं देखूं? तारानकन, छोटे मालिक, ये सेनापति सिंह का निर्देश है। उन्होंने आपको अवनी चौहान के साथ ज़्यादा समय बिताने और राजकुमारी सुहानी को उकसाने से बचने का सख्त निर्देश दिया है। तारानकन, रेजो, तुम भी उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? तारानकन, छोटे मालिक, सेनापति सिंह के कहने का मतलब ही साक्षात सम्राट का आदेश है। तारानकन, ठीक है, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं बस एक नज़र देख लूँगा, मुझे पता है। वीर प्रताप सिंह बड़बड़ाते और गालियाँ देते हुए मेपल लीफ पवेलियन में घुस आया। वह किसी बहुत बड़े आदमी की तरह अवनी चौहान के सामने खड़ा हो गया, उसे ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मैंने सब देख लिया। यह अभी भी उतनी ही परेशान करने वाली है। अवनी चौहान की सुनहरी आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं और उसने वीर प्रताप सिंह को और भी अधिक बेबाक नज़रों से देखते हुए कहा, चाहे मैं इसे कितनी भी बार देख लूँ, यह अभी भी उतना ही घिनौना लगता है। तुम? वीर प्रताप सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया, उसके माथे की नसें फूल गईं। अवनी चौहान, अपनी हद पार मत करो। ये तथ्य कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आने के लिए तैयार हुआ हूँ, यही तुम्हारे लिए औच। झाड़ू से स्वागत। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हवा में उड़ती हुई एक झाड़ू आए और सीधे वीर प्रताप सिंह के चेहरे पर जोर से लगी। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास सच में ये सब कहने की हिम्मत हो। पीछे से एक बहुत ही आलसी और बेपरवाह आवाज़ आई, जिसमें एक भयानक और सर्द ठंडक मिली हुई थी। कमीने! वीर प्रताप सिंह गुस्से से पागल हो गया। एक गंदी झाड़ू का चेहरे पर लगना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। ये किसने किया? ओह माफ़ कीजिएगा। झाड़ू ने कचरे का एक बड़ा सा ढेर देखा और वह बेकाबू होकर उड़ने लगी। शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी जादुई गति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वह वीर प्रताप सिंह के सामने आ गया। अपने एक पैर के हल्के से इशारे से ज़मीन पर पड़ी वह झाड़ू उसके हाथ में आ गई और उसने वीर प्रताप सिंह के चेहरे पर स्वूश 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 करते हुए लगातार कई बार झाड़ू मार दी। झाड़ू का सिरा बांस की टहनियों से बना था, जो बहुत पतली लेकिन एक साथ बंधे होने पर बेहद सख्त और नुकीली होती हैं। शिवांश सूर्यवंशी पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और उसके कुछ लापरवाही भरे वार से ही वीर प्रताप सिंह के घमंडी और सुंदर चेहरे पर खून के लाल निशान उभर आए। लानत है! वीर प्रताप सिंह ने अपने चेहरे पर एक जलन भरा दर्द महसूस किया और पूरी तरह से हताश और अपमानित होकर पीछे हट गया। पीछे हटते हुए वीर प्रताप सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, शिवांश सूर्यवंशी, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें तो चुपचाप जाकर युवराज आर्यन का पुरुष रखेल बन जाना चाहिए था। तुम्हें चौहान और सिंह परिवार के इस मामले में दखल देने की क्या ज़रूरत थी? एक पुरुष रखेल? मुझे प्यारी अवनी का पुरुष रखेल बनने में काफ़ी दिलचस्पी होगी। शिवांश सूर्यवंशी की तीखी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उसकी आवाज़, जो किसी पुरानी शराब की तरह चिकनी थी, अचानक खतरनाक हो गई। तुम मेरी अवनी के नामात्र के मंगेतर, सच में आंखों को बहुत खटकते हो। ये कहते हुए उसने झाड़ू को घुमाया और उसके हत्थे का लकड़ी वाला सिरा जोर से वीर प्रताप सिंह के सीने पर दे मारा। पफ! वीर प्रताप सिंह को अपने सीने में एक भारी दर्द महसूस हुआ और खून का एक मीठा कसला स्वाद उसके गले तक आ गया और उसके मुंह से बाहर निकल पड़ा। उसी समय उसका शरीर सीधे हवा में उड़ गया और मेपल लीफ पवेलियन के ठीक बाहर जाकर जमीन पर गिरा। छोटे मालिक! बूढ़े नौकर रेजो के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। वीर! ये सुनकर कि उसका प्रेमी चौहान निवास आया है, मानवी चौहान भागती हुई वहां आए और उसने ठीक यही नज़ारा देखा। वीर प्रताप सिंह का घोर अपमान। वीर प्रताप सिंह बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पर गिरा था। उसने गुस्से से अपने होंठों के कोने से खून पोंछा, दर्द सहा, खड़ा हुआ और शिवांश की ओर घूरते हुए दहाड़ा, आखिर तुम हो कौन? वह न केवल किसी औरत से ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा आकर्षक था, बल्कि उसकी साधना का स्तर भी उससे कहीं ज़्यादा था।
वह एक 7वें स्तर का उस्ताद था, लेकिन एक मामूली सी झाड़ू के कुछ लापरवाही भरे वार से ही उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैं, शिवांश सूर्यवंशी ने मज़े लेते हुए अपनी बेहद खूबसूरत तीखी आंखों को सिकुड़ा और कहा, मैं तो बस प्यारी अवनी का एक प्रशंसक हूँ। इतने उच्च स्तर की साधना के साथ तुम स्वेच्छा से उस नाकारा लड़की के अधीन एक पुरुष रखेल के रूप में काम क्यों करना चाहोगे? वीर प्रताप सिंह की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसे सामने वाले की इस बकवास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वीर प्रताप सिंह, अपनी जबान संभालो। शिवांश के चेहरे के भाव तुरंत बर्फ की तरह जम गए और उसकी आंखें चाकुओं की तरह तेज हो गईं। मैं तुम्हें दूसरी बार उसे नाकारा कहते हुए नहीं सुनना चाहता। वह बस एक बहुत ही पुरानी और घिसी पिटी बांस की झाड़ू थी, फिर भी उसने वीर प्रताप सिंह के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि वह अनजाने में ही 2 कदम पीछे हट गया। उसने बेबसी से अपना होंठ काटा, अपनी चौड़ी आस्तीन झटकी और तीखी आवाज में चिल्लाया, चलो यहाँ से। आगे बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। उसकी इज्जत पूरी तरह से मटियामेट हो चुकी थी। मानवी को सबक और अवनी की शर्त। वीर, मेरा इंतजार करो। मानवी चौहान बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेपल लीफ पवेलियन से निकलते हुए वह वापस मुड़ी और अवनी को घूरते हुए दांत पीसकर बोली, तुम बस इंतजार करो। शिवांश ने एक भौं उचकाए और मानवी की ओर झाड़ू लहराए। मानवी इतनी डर गई कि किसी चुहिया की तरह कांप उठी और पलक झपकते ही वहां से भाग खड़ी हुई। शिवांश की तीखी आंखें गहरी हो गईं और उसने अपने हाथ की झाड़ू दीवार के पार फेंक दी, जो घबराहट में भाग रही मानवी को जा लगी। आउच, मेरा सिर। मेपल लीफ पवेलियन के बाहर से दर्द भरी एक चीख गूंज उठी। अवनी चौहान पूरे समय ये तमाशा देख रही थी और यह नाटक खत्म होने के बाद ही उसने शिवांश की ओर देखा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी। तुम मेरे पुरुष रखेल बनना चाहते हो? शिवांश ने शांति से कहा, अगर तुम्हारी रजामंदी हो। अवनी जानती थी कि यह शैतान उसका फायदा उठा रहा है और अगर उसने इसे सजा नहीं दी तो यह उसका ही नुकसान होगा। तुम्हें पता है न, पुरुष रखेल वे गुलाम होते हैं जो बिस्तर पर अपने मालिकों की सेवा करते हैं और बिस्तर से बाहर वे नौकर होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये बहुत ही मेहनत का काम है। शिवांश ने एक भौं उचकाई, उसकी तीखी आंखों में एक चमक कौंधी और उसके होठों के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान छा गई। मैं कड़ी मेहनत से नहीं डरता। जब तक मैं प्यारी अवनी का पुरुष रखेल बन सकता हूँ, आप मुझे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हैं मालकिन, चाहे बिस्तर पर या बिस्तर के बाहर। अवनी चौहान हंस पड़ी। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेपल लीफ पवेलियन को अंदर और बाहर से पूरी तरह साफ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना कि कचरे का एक भी तिनका पीछे न छूटे। शिवांश, उसे अब समझ आया कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। शिवांश सूर्यवंशी बेबस लग रहा था। मेपल लीफ पवेलियन कितना बड़ा है? इसे पूरी तरह से साफ करने में शायद 10 नौकरों को पूरा एक दिन लग जाएगा। केवल एक झाड़ू के साथ उसे यह काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? तुम मुझ पर धौंस जमा रही हो, शिवांश सूर्यवंशी ने दुखी होते हुए कहा। अवनी चौहान मुस्कुराए और बोली, किसने कहा था कि पहले तुम मुझ पर धौंस जमाओ? शिवांश ने अपने दांत पीसे, उसके चेहरे पर किसी बड़ी मुसीबत को गले लगाने जैसा भाव था। तुमने कहा था कि अगर मैं पूरा मेपल लीफ पवेलियन साफ कर दूं तो तुम मुझे अपने पुरुष रखेल के रूप में स्वीकार करोगी। अवनी चौहान ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत हामी भर दी, ठीक है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लाड़ प्यार में पला, रहस्यमयी, अविश्वसनीय रूप से अमीर और असाधारण रूप से कुशल उस्ताद इतनी शारीरिक मेहनत वाला काम करने के लिए तैयार होगा। शिवांश सूर्यवंशी ने जोर देते हुए कहा, अब अपनी बात से मुकरना मत। अवनी चौहान ने अपनी आंखें घुमाईं, पहले अपना काम तो खत्म करो। यह आंगन इतना बड़ा है कि इसे साफ करने में पूरा 1 हफ्ता लग सकता है। अधूरी उम्मीदें और नई साजिश। मंजली चाची सुबह सुबह दवा खरीदने गई थी और दोपहर तक वापस नहीं लौटी। समर्थ चौहान ने अचानक अपना सिर उठाया, उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। माँ, कैसा रहा? क्या आप औषधियाँ खरीद पाईं? मंजली चाची ने धीरे से आह भरी, उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसे अभी भी अपने लाडले बेटे को सांत्वना देनी थी। वह बोली, अगर अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार तुम्हें दवा नहीं बेचेगा तो क्या हुआ? मैं एक दूसरे औषधि भंडार में गई और अस्थि पुनर्निर्माण गोली की एक शीशी खरीद लाए। फिलहाल तुम इसी से काम चलाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोचूंगी। समर्थ चौहान ने वह गोली ली, उसका दिल कड़वाहट से भरा था और उसकी आंखों में उदासी की एक झलक कौंध गई। उसने कहा, चौहान वंश की वार्षिक प्रतियोगिता 1 महीने में होने वाली है। केवल अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार की चमत्कारी दवा ही मेरे दाहिने पैर को 10 दिनों के भीतर उसकी मूल स्थिति में ला सकती थी। आपके बेटे ने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है, इस उम्मीद में कि वह प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखा सकेगा, लेकिन अब वह भी नामुमकिन है। सामान्य हड्डी जोड़ने वाली दवाओं का असर दिखने में 3 महीने लगते हैं। टूटी हुई हड्डी या फटी नस से उबरने में 100 दिन लगते हैं। मुझे हमेशा से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
मंजली चाची का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वह स्नो मास्टिफ एक जन्मदिन का तोहफा था जिसे तुम्हारे पिता ने 3 साल पहले एक जानवर पालने वाले से खरीदा था। वह अचानक पागल होकर अपने ही मालिक को कैसे खा सकता है? समर्थ चौहान ने नफरत से कहा। अवनी चौहान यकीनन कुछ छिपा रही है। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं उसे मार नहीं देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कामोत्तेजक दवा और पारिवारिक दावत का जाल। मंजली चाची ने भारी मन से सिर हिलाया और उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, जब मैं वापस आई तो मैं मानवी से मिली। मानवी ने बताया कि अवनी चौहान ने एक पुरुष रखेल रख लिया है जो किसी औरत से भी ज्यादा खूबसूरत है। उस पुरुष रखेल को इतनी जलन हुई कि उसने न केवल वीर प्रताप सिंह के चेहरे पर झाड़ू मारी, बल्कि वीर प्रताप सिंह को तब तक पीटा जब तक कि उसने खून की उल्टी नहीं कर दी। क्या ऐसा है? समर्थ चौहान बेहद हैरान था। मैं वीर प्रताप सिंह की साधना का स्तर जानता हूं, वह 7वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई पर है। अवनी चौहान ने जिस पुरुष रखेल को रखा है वह बहुत ताकतवर है। मंजली चाची ने सोच विचार करते हुए कहा, इसलिए मैं सोच रही हूं कल रात तुम्हारे पैर को स्नो मास्टिफ ने काट लिया था। क्या इसके पीछे उसी पुरुष रखेल का हाथ था? तुम्हें पता है, एक पवित्र श्रेणी की मार्शल आर्ट होती है जिसे पशु नियंत्रण विद्या कहा जाता है। मंजली चाची को दिव्य यंत्र ड्रैगन शेंजी के अस्तित्व के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वह अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रही थी। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। समर्थ चौहान ने बिस्तर पर जोर से हाथ मारा, उसकी आंखों में गुस्सा धधक रहा था। हम उन दोनों कमीनों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। उन दोनों को मार डालो। मंजली चाची की स्वाभाविक रूप से आकर्षक आंखों में एक कुटिल चमक कौंधी। उसने अपनी आस्तीन से एक और नीले हरे रंग की चीनी मिट्टी की शीशी निकाली और उसे समर्थ चौहान को सौंपते हुए कहा, ग्रेटर दैन इसमें सबसे शक्तिशाली कामोत्तेजक दवा है। कोई औरत चाहे कितनी भी पवित्र और संस्कारी क्यों न हो, इसे खाने के बाद वह एक बेशर्म औरत में बदल जाएगी। ग्रेटर दैन, माँ, क्या आप अवनी चौहान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हैं? समर्थ चौहान की आंखें चमक उठीं। मंजली चाची ने कुटिलता से उपहास किया, तुम्हारे पिता आज रात महल से लौटेंगे और हमेशा की तरह एक पारिवारिक दावत का आयोजन करेंगे। हम अवनी चौहान और उस पुरुष रखेल को तब ये दवा दे देंगे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। क्या शानदार योजना है! समर्थ चौहान खुशी से झूम उठा। उसने मंजली चाची के हाथ से यिन यांग कामोत्तेजक चूर्ण की शीशी छीन ली और कहा, दवा मिलाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, माँ। इस बार हमें अवनी चौहान को खत्म करना ही होगा और उसे समाज की नज़रों में इतना गिरा देना होगा कि वह मुंह दिखाने लायक न रहे। जब सही समय आएगा तो मैं वंश के बुजुर्गों को उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए ले जाऊंगी। इस बार हमारे फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मंजली चाची के लाल और आकर्षक होठों के कोने पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दावत की तैयारी और अवनी का अंदाज। प्यारी अवनी, क्या तुम्हें सच में थोड़ा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है? तुम्हारे मंजले चाचा आज रात पारिवारिक दावत में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा औपचारिक रूप से तैयार होना ही बेहतर होगा। नंदिनी कांसे के शीशे के पास खड़ी थीं और उन्होंने अवनी चौहान के बालों के जूड़े में नीलम और नीलकंठ के पंखों वाला एक सुंदर कांटा हेयरपिन लगा दिया। माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अवनी चौहान की आंखें साफ और ठंडी थीं और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कैसी पारिवारिक दावत! वहाँ चूहों के झुंड के अलावा और है ही कौन? वह उठी। उसने एक सफ़ेद रंग का गाउन पहना था जिसकी स्कर्ट पर स्याही वाले बांस और ऑर्किड के फूलों की कढ़ाई थी। वह सादगी, भव्यता और लालित्य की मूरत लग रही थी। चलिए। अवनी चौहान ने दरवाज़ा खोला और अपनी माँ के साथ सामने वाले आंगन के मुख्य कक्ष की ओर चल दी। मुख्य कक्ष में टकराव। मुख्य कक्ष के अंदर रक्षा मंत्री मंजले चाचा मुख्य कुर्सी पर बैठे थे, मंजली चाची दूसरी कुर्सी पर थीं और अन्य महिलाएं, युवतियां और युवा सामंत क्रम से बैठे थे। जब अवनी चौहान पहुंची तो उसके और उसकी मां के लिए केवल सबसे आखिरी सीट ही बची थी। वह बैठने ही वाली थी कि उसे एक बेहद सख्त और डांट भरी आवाज़ सुनाई दी। ग्रेटर दैन, दुष्ट लड़की, घुटनों के बल बैठ जाओ। ग्रेटर दैन। अवनी चौहान ने हैरानी से ऊपर देखा और उसका सामना रक्षा मंत्री के बेहद सख्त और गुस्से से काले पड़े चेहरे से हुआ। मैं घुटनों के बल क्यों बैठूं? अवनी चौहान बिना किसी डर या भाव के उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखती रही जिसे उसे मंजले चाचा कहना चाहिए था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये मंजले चाचा उसकी मां की बलि चढ़ाने की साजिश से पूरी तरह अनजान थे। सम्राट के बुलावा का बहाना बनाकर कई दिनों तक महल में छिपे रहना मंजली चाची के बुरे कामों को सुविधाजनक बनाने की एक सोची समझी चाल के अलावा और कुछ नहीं था। मंजले चाचा की कनपटी फड़क उठी, उनका चेहरा और भी अंधकार में हो गया। उन्होंने कहा, 3 महीने हो गए हैं और तुम्हारी हिम्मत यकीनन बहुत बढ़ गई है। तुम दिन ब दिन और पागल होती जा रही हो और तुमने अब जबान लड़ाना भी सीख लिया है। जबान लड़ाने में क्या बुराई है? मैंने उस नीच वीर प्रताप सिंह को पहले ही बाहर निकाल फेंका है। रक्षा मंत्री जी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अवनी चौहान ने उपहास किया।
उसके सामने सख्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी उम्र का रौब झाड़ रहे हैं। पहले ये देख लें कि क्या उन्हें इसका अधिकार भी है। ओह, उसने खुद इतनी पागलपन भरी हरकत की और अभी भी उसमें इस बारे में बात करने की हिम्मत है। मंजली चाची ने अपनी बाहों में एक सफ़ेद फारसी बिल्ली पकड़ी हुई थी और वह मज़े से उसके बालों को सहला रही थी। उसने मंजले चाचा के बगल में बैठे बैठे आग में घी डालते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, मैंने इसे 3 महीने से नहीं देखा था। मुझे लगा था कि यह ठीक हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका पागलपन पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो गया है। हम्फ, मंजले चाचा ने गुस्से में मेज़ पर अपनी मुट्ठी मारी और सख्त आवाज़ में कहा, 3 महीने पहले तुम पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। तुमने तीसरी शाखा के 9वें युवा सामंत को कड़ाके की ठंड में बर्फीली नदी में लात मारकर गिरा दिया था, जिससे वह लगभग जमकर मर ही गया था। 3 महीने बाद तुम और भी ज्यादा खूंखार हो गई हो। तुमने अपने दूसरे भाई समर्थ चौहान का दाहिना पैर तोड़ दिया। और तुमने सीधे तौर पर शाही फरमान की अवहेलना की और अपने मंगेतर वीर प्रताप सिंह को पीटा, और फिर भी तुम में जबान लड़ाने की हिम्मत है। निडर अवनी का करारा जवाब। रात की उस हवा में अवनी चौहान की आवाज़ एक तेज तलवार की तरह थी, जो ठंडी चमक बिखेर रही थी। ग्रेटर दैन, मैंने 9वें भाई को इसलिए लात मारी क्योंकि वह नीच था। उसने वह औषधि चुराई थी जो समर की थी। वह इसी लायक था और उसे बर्फीली नदी में जमकर ही मर जाना चाहिए था। समर्थ चौहान का पैर इसलिए टूटा क्योंकि वह नाकाबिल है और अपने ही कुत्ते का शिकार हो गया। वीर प्रताप सिंह ने मुझे बार बार मारने की कोशिश की, इसलिए उसे कुछ बार पीटना तो बहुत ही हल्की सज़ा थी। और जहाँ तक सम्राट की बात है तो महाराज कुछ ज़्यादा ही दखल दे रहे हैं। ये सिर्फ एक सगाई करने वाले जोड़े के बीच का झगड़ा है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? आप लोग राय का पहाड़ बना रहे हैं। ग्रेटर दैन। 3 सांसों तक वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कक्ष के अंदर चौहान परिवार के सभी सदस्य सन्न रह गए थे। 9वें युवा सामंत और वीर प्रताप सिंह को गालियां देना एक अलग बात थी, लेकिन अवनी चौहान की सबके सामने ये कहने की हिम्मत की सम्राट कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं, सीधे तौर पर राजद्रोह जैसी बात थी। ये सब सुनकर हर कोई सदमे में था। तुमने सच में हद पार कर दी है। तुमने 9वें युवा सामंत को नुकसान पहुंचाया, दूसरे युवा सामंत को घायल किया, सेनापति सिंह पर हमला किया, और अब तुम सीधे तौर पर शाही फरमान की अवहेलना कर रही हो। रक्षा मंत्री मंजले चाचा गुस्से से कांप रहे थे, उनकी सांसें उखड़ रही थीं और यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी हल्की सी कांप रही थी। रक्षकों, इस दुष्ट लड़की को 100 कोड़े मारो। रक्षा मंत्री का केवल एक ही बेटा है, समर्थ चौहान, जो असाधारण प्रतिभा वाला 6ठे स्तर का उस्ताद है। उन्हें अपने इस बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अब उस पागल लड़की अवनी चौहान ने उसका पैर तोड़ दिया था। यह उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। अवनी का पलटवार और खामोश रक्षा मंत्री। मुझे मारोगे? मंत्री जी, आप इसके लायक नहीं हैं। इस पूरी बहस के दौरान अवनी चौहान ने एक बार भी रक्षा मंत्री को मंजले चाचा नहीं कहा। मेरे आदमियों ने वीर प्रताप सिंह को पीटा, क्या सेनापति सिंह ने कुछ कहा? क्या सम्राट ने उन्हें सजा दी? नहीं, है ना? इसका क्या मतलब है? सेनापति सिंह और सम्राट को इसकी कोई परवाह नहीं है। तो फिर आप, जो महज एक मंत्री हैं, क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? इन शब्दों ने रक्षा मंत्री का चेहरा पीला कर दिया और उनका शरीर सुन्न पड़ गया, जिससे वह अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। ये सच है, अवनी चौहान द्वारा वीर प्रताप सिंह को पीटे हुए आधे दिन से ज्यादा का समय बीत चुका था, इसलिए ये खबर महल तक बहुत पहले पहुंच चुकी होगी, लेकिन सम्राट ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। जब तक उन दोनों के बीच शादी का समझौता लागू है, तब तक सम्राट कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं वीर प्रताप सिंह के मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समर्थ का क्या? उसका पैर। महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 4 साल पहले जिन 100 दिनों के लिए मैं लापता थी, तब आप कहाँ थे? 4 साल पहले का राज। अवनी चौहान कुछ कदम आगे बढ़ी, उसकी नज़रें सीधे रक्षा मंत्री पर टिकी थीं, और जैसे जैसे वह सवाल पूछ रही थी, उसकी आवाज़ और भी सर्द होती जा रही थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो मंत्री जी संयोग से ठीक उसी समय 100 दिनों के लिए बाहर गए थे। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? रक्षा मंत्री का शरीर अचानक झटके से कांपा, उनकी सांसें तेज हो गईं, उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, और उनकी आंखों में खौफ की एक झलक कौंध गई जिसे छिपाना मुश्किल था। उस समय मुझे महल से एक गुप्त आदेश मिला था, जिसमें मुझे 3 महीने की समय सीमा के साथ एक मिशन पर बाहर जाना था। एक अच्छी भली पारिवारिक दावत में उन पुरानी कहानियों को क्यों उखाड़ रही हो? अवनी चौहान का चेहरा अंधकार में हो गया, उसकी गहरी आंखें तुरंत और भी गहरी हो गईं, जिनमें एक ठंडी चमक थी। कौन सा मिशन? रक्षा मंत्री खुद को और भी ज्यादा दोषी महसूस करने लगे और उनका लहजा अचानक ऊंचा हो गया। महल द्वारा जारी किया गया एक गुप्त मिशन, क्या वह ऐसे ही किसी बाहरी व्यक्ति को बताया जा सकता है? अवनी चौहान ने उन्हें बेपरवाही से देखा, उसके गुलाबी होंठ हल्के से खुले। ओह! वह एक नज़र इतनी ठंडी, इतनी सर्द थी, और उसमें उपहास का एक गहरा भाव था। रक्षा मंत्री का दिल दर्द से सिकुड़ गया।
30 सालों से ज्यादा समय तक हर उतार चढ़ाव देखने के बाद आज वह 14 साल की एक लड़की के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उसकी आंखें कैसी थीं, ऐसा लग रहा था मानो वह उनके आर पार देख रही हो। साजिश का पर्दाफाश। अवनी चौहान के होठों पर एक सर्द मुस्कान छा गई। जब से शिवांश सूर्यवंशी ने उसे बताया था कि दुष्टों ने उसकी दिव्य मज्जा निकाल ली थी, तब से उसे रक्षा मंत्री पर शक होने लगा था। अगर चौहान वंश का ही कोई व्यक्ति अंदरूनी मुखबिर गद्दार बनकर काम न कर रहा होता तो दुष्ट लोग कभी कामयाब कैसे हो पाते। समय के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक बैठता है। उद्देश्य के हिसाब से 10 साल की उम्र में वह चौहान वंश की नंबर 1 प्रतिभाशाली लड़की थी और वह मुख्य वंश में भी पैदा हुई थी। ये बात पूरी तरह से मायने रखती है कि रक्षा मंत्री उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे ताकि मुख्य शाखा को और ताकतवर होने का कोई मौका न मिले। आज की इस पूछताछ और रक्षा मंत्री के घबराए हुए बर्ताव ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। पिताजी, अवनी को जल्दी सजा दीजिए। 100 कोड़े काफ़ी नहीं हैं, कम से कम 300। इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दीजिए, तभी मेरे दाहिने पैर का हिसाब बराबर होगा। अपने पिता को काफ़ी देर तक खामोश देखकर समर्थ चौहान बेचैन हो गया और उसने जल्दबाजी में उन्हें उकसाया। समर्थ, रक्षा मंत्री के मुंह से एक हल्की सी घबराई हुई दहाड़ निकली, बस करो। इस बात को यहीं खत्म होने दो। पिताजी तुम्हारे घायल पैर का इलाज करवाएंगे। पिताजी, समर्थ चौहान ने अविश्वास से अपना सिर घुमाया और रक्षा मंत्री मंजले चाचा की ओर देखा। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। आप उसका पक्ष कैसे ले सकते हैं स्वामी? मंजली चाची ने भी अपना सिर घुमाया। एक संस्कारी पत्नी और प्यार करने वाली मां का नाटक करते हुए गंभीरता से कहा, आप केवल मुख्य वंश का पक्ष लेकर अपने ही बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि आपके बड़े भाई का जल्दी निधन हो गया। पिताजी, मुझे यह मंजूर नहीं है। चुप रहो तुम सब। इससे पहले कि समर्थ चौहान अपना विरोध पूरा कर पाता, रक्षा मंत्री ने गुस्से से उसे रोक दिया। समर्थ, तुम बड़े भाई हो, अब इस बात को मन में मत रखो। मैंने जांच की है, कल रात तुमने ही मुख्य शाखा के आंगन में हंगामा किया था। जाओ और अवनी चौहान और अपनी बड़ी मां नंदिनी को माफी मांगने के लिए शराब का प्याला पेश करो। मैं समर्थ चौहान पलटकर जवाब देना चाहता था, लेकिन मंजली चाची ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। समर्थ ने बेचैनी से मंजली चाची को घूरा। मां, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं अवनी चौहान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। दूसरी योजना, कामोत्तेजक दवा का जाल। मंजली चाची ने अपने बेटे को एक नज़र देखा, उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचा और उसके कान में फुसफुसाई, बेटा, पहली योजना विफल हो गई, लेकिन क्या हमारे पास अभी भी दूसरी योजना नहीं है? जाओ और प्याला पेश करो। मैंने तुम्हारे लिए नशीली शराब पहले ही तैयार कर ली है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। समर्थ चौहान की आंखें चमक उठीं और उसकी बेचैनी तुरंत गायब हो गई। बेटा समझ गया। शराब का एक प्याला लिए और अपनी छड़ी के सहारे समर्थ लंगड़ाते हुए अवनी चौहान के पास पहुंचा। छोटी बहन अवनी, ये तुम्हारे दूसरे भाई की गलती थी। मैं तुम्हें ये प्याला पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम माफ कर दोगी और भूल जाओगी। जो बीत गई सो बात गई। ये कहते हुए उसने शराब का एक प्याला अवनी चौहान को थमा दिया। शराब की महक के साथ मिली एक अजीब सी गंध उसकी नाक तक पहुंची। यिन यांग कामोत्तेजक चूर्ण। अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें तुरंत मद्धम हो गईं। किसी की इतनी हिम्मत कि उसके पेय में इतना घटिया दर्जे का कामोत्तेजक मिला दे। महान वैद्य शिवांश सूर्यवंशी के साथ लंबे समय तक रहने के बाद उसने औषधि विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये तो बहुत ही बचकानी हरकत है। चूंकि समर्थ चौहान और मंजली चाची उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो क्यों न वह बाजी पलट दे और उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दे। दूसरे भाई, आप बड़े भाई हैं, एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को कैसे प्याला पेश कर सकता है? इसके बजाय अवनी को आपको प्याला पेश करने दीजिए। अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए अवनी चौहान ने वह नशीला पे लिया और उसे अपने होठों के करीब ले आए। शिकारी खुद शिकार बना। समर्थ चौहान की आंखें फटी रह गईं और वह टकटकी लगाए अवनी चौहान के होठों को घूरने लगा। वह बेसब्री से उम्मीद कर रहा था कि वह इसे जल्दी से पी लेगी। अवनी चौहान ने हैरानी से ऊपर देखा और पूछा, क्या हुआ दूसरे भाई, क्या आप नहीं पेंगे? पीता हूँ, पीता हूँ, पीता हूँ। समर्थ चौहान की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह इतना खुश था कि अब उसके दाहिने पैर में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और बिना किसी झिझक के अपना प्याला एक ही घूंट में पी लिया। फिर उसने जानबूझकर अवनी चौहान को खाली गिलास दिखाया, यह इशारा करते हुए कि अब उसकी बारी थी। अवनी चौहान शांति से मुस्कुराई, फिर शराब का गिलास अपने होठों तक लाए और एक घूंट ले लिया। जिस पल अवनी ने उस कामोत्तेजक दवा वाली शराब को पिया, समर्थ चौहान की आंखें असीम खुशी से चमक उठीं और उसकी हथेलियों में उत्साह से पसीना आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारी योजना आधी सफल हो गई। अच्छा है, रक्षा मंत्री ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग कृपया अपनी सीटों पर लौट आएं और खाना जारी रखें। पारिवारिक दावत जारी रहेगी। और इस तरह यह हंगामा वहीं थम गया।
अपनी सीट पर लौटने के बाद नंदिनी ने अपनी बेटी को थोड़ी उलझन से देखा और पूछा, प्यारी अवनी, तुमने सच में मंजली चाची के परिवार से सुलह स्वीकार कर ली? ये तुम्हारे स्वभाव जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उसके होठों पर एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान छा गई। माँ, चिंता मत कीजिए, जल्द ही मैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। सबसे पहले किससे निपटा जाए? मंजली चाची से। यकीनन उसी ने ये कामोत्तेजक दवा मिलाई होगी, केवल उसी के शातिर दिमाग में ऐसा घिनौना विचार आ सकता था। अवनी ने वो नशीली और खतरनाक शराब का प्याला अपने होठों से लगा लिया और समर्थ खुशी से पागल हो रहा था कि उसकी साजिश कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही अवनी के होठों पर वो गहरी खौफनाक मुस्कान आई, खेल पलट चुका था। क्या अवनी सच में उस जहर का शिकार हो गई, या फिर मंजली चाची और समर्थ की बर्बादी का फरमान खुद उनके ही हाथों लिखा जा चुका है? सबसे पहले अवनी किसका शिकार करेगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।